इस मीटिंग के सदर मोहतरम कारपोरेटर निहाल हाजी साहब, मंच पर तशरीफ फरमा, मेरे तमाम बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, दोस्तों और हाजिरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त बहुत कम बचा है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने सियासत में कदम रखा है तो शेख आसिफ साहब की उंगली थामकर सियासत में कदम रखा है। वो मेरे सियासी उस्ताद हैं और एक बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। आज वक्त आ गया है, मुझको और मेरे फैमिली, मेरे दोस्तों, अजीजों को ऐसा लगा कि अब तुझको कारपोरेशन इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मैंने वार्ड नंबर 8 से मालेगांव शहर इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र बनाम इस्लाम पार्टी से वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी करने के लिए आसिफ साहब से मांग की है। अगर आप सब लोगों का साथ रहा, जो माजी में हमारे 4 कारपोरेटर थे उन्होंने भी वार्ड में कामकाज किए, उनके कामकाज को भी भुला नहीं सकते। तो मेरा अगर शेख आसिफ साहब मुझको वार्ड नंबर 8 से लेडीज बोलो या जेंट्स बोलो, अगर उम्मीदवारी करने का मौका देते हैं तो इंशाल्लाह शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में इस वार्ड को हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, तालीम और तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वार्ड में काम काज करने की कोशिश करेंगे। रोड, गटरे, धान, कचरा, ये तो कारपोरेशन वालों का काम है, ये तो रोज बरोज कारपोरेटर रहो या प्रशासक राज रहो, ये होते रहता है। आज हमारे कुसुम्बा रोड का सबसे बड़ा मसला, चाहे वो वार्ड नंबर 8 हो या 7 हो, ये मसला है बड़ी गाड़ियों का आना जाना। आज तक कई बेगुनाह मासूम बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का ट्रकों की जद में आकर हलाक हो जाना, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। तो अगर वार्ड की आवाम ने हमको एक मौका दी तो इंशाअल्लाह दूसरे काम होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि कुसुम्बा रोड से बड़ी गाड़ियों को बंद करवाना। बस मेरी इतनी ही बात है कि मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। और दूसरी बात कि मैं इस्लाम पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में। मुझे बहुत सारे लोग वर्गला रहे हैं कि तू इधर आ जा, उधर आ जा। तो अज्जू ने शेख आसिफ से वादा किया है कि साहब तुम्हारी उंगली थाम कर सियासत में आया हो, मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, अज्जू लसन वाला इस्लाम पार्टी छोड़कर, शेख आसिफ को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। और अब आप सब लोग आए, अपना कीमती वक्त निकाल के, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ये मशवरती मीटिंग में आए हुए सभी वार्डों के जिम्मेदार, सोशल वर्कर और हमारे जिम्मेदारान, यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हमारे सरपरस्त सलीम हाजी साहब, सलीम सेठ लस्सन वाले और पार्टी के सभी जिम्मेदार यहाँ पर आए। आज मैं समझता हूँ कि वार्ड में ये पहले 7 नंबर वार्ड, अभी का 8 नंबर हो, तो ये एकदम टिकट मांगने के लिए ये पहली मीटिंग है गरीब नवाज हॉल में। अभी वार्ड नंबर 8 में हर उम्मीदवार, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी टिकट के ख्वाहिशमंद है, वो अपने अपने हिसाब से टिकट मांगेंगे और सबको मांगने का अधिकार है। टिकट मांगना चाहिए। अगर किसी के दिल में खिदमत खल्क का जज्बा है, काम करने की उमंग है, तो टिकट मांगना चाहिए और खिदमत का मौका करना चाहिए, मिलना चाहिए सबको और होना चाहिए। अभी मैं समझता हूं कि आदमी साफ नियत से अगर अपना अज़्म लेकर मैदान में उतरता है तो उसको कामयाबी अल्लाह देता है, भले ही उसको कोई नहीं जानता। आज मैंने हमारे लीडर को बोला है
कि मेरे को सर इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो साहब ने बोले ठीक है, जो भी मसला रहेगा अपन आगे तय करेंगे। लेकिन बहुत से सारे लोग बोलते हैं कि तुमको टिकट नहीं, तुम जब इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो आपको इलेक्शन में किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी का आदमी हूं, इस्लाम पार्टी का जिम्मेदार हूं मैं। इसके लिए मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आने वाले 8 नंबर वार्ड में हमको अच्छे से अच्छे उम्मीदवार मिले। आज अज्जुल हसन वाले के हमने लेडीज टिकट की ख्वाहिश जाहिर की है। हमको पता है अगर रात को 2 बजे भी फोन करेंगे वो बच्चा हमारे आगे नहीं जाएगा। हमको पता है कि तकब्बुर और घमंड नहीं है। मैं ये बोलना चाहूंगा, हमारे पार्टी के जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग भी बैठे हुए हैं और मेरे आपके चैनल के माध्यम से हमारे लीडरशिप आसिफ साहब तक भी बात जाना चाहिए कि हमको जमीन पर चलने वाला कारपोरेटर चाहिए, हमको पर्सनैलिटी वाला कारपोरेटर नहीं चाहिए। हमको सादा सिंपल लोग, गरीब बस्ती है ये, यहाँ सादे सिंपल लोग रहते हैं। जब मेरे को टिकट से पहले भी लड़ने का कोई इरादा नहीं था, मरूम शेख रशीद साहब ने मुझसे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो मेरे भाई लोग से परस्पर बात की। मुझको जब बोला गया तुमको इलेक्शन लड़ना है, बोला ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन की फील्ड पे मैं मैदान में उतरा तो मेरे पूरे वार्ड में कोई नहीं जानता था। इत्तेफाक से अपने कमरुद्दीन पहलवान म्यान नगर में जो रहते थे, मैं उनके बाजू में बैठा था और वो मुझसे बोले थे कौन बर्तन वाला है, बोले उड़ाए साहब ने उसको टिकट दे दी। अभी मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, यही वादे के लोग हैं। अल्लाह के करम से 5 साल में इतनी इज्जत दी उन्होंने। आज मैं मानता हूँ वो गरीब लोग हैं, लेकिन काम करने वाले की कदर इनके पास है। इन्होंने इतनी इज्जत दी है मेरे को, काम किया तो इज्जत भी मिली है मेरे को वार्ड की, और आज भी इज्जत मिल रही है मेरे को वार्ड की। तो मैं भी यही चाहूंगा कि जिस किरदार का मैं तो उसी किरदार को भी आना चाहिए। आज मैं अज्जुल हसन वाले के स्टेज पे हम हैं, जिम्मेदार भी है यहाँ पर हम हैं। हम इसलिए अगर अज्जुल हसन वाले को टिकट मिला तो इलेक्शन अज्जुल हसन वाला लड़ेंगे, नहीं टिकट मिलेगा वो नहीं लड़ेंगे। ऐसे कोई कारपोरेटर जो भी रहेंगे कि पार्टी जिसको टिकट देगी वो इलेक्शन लड़ेगा, जिसको पार्टी बोलेगी इसका काम है हम उसके लिए भी अपना फर्ज निभाएंगे, लेकिन पार्टी को कमजोर होने नहीं देंगे हम। ये वार्ड में हमेशा रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पर पैनल निकला है। जब पूरे शहर के 9 सीट आई थी तो यही वार्ड में 3 का पैनल, यहाँ पे छोटे भाई बैठे हैं, वो भी उस वक्त तो कारपोरेटर थे। तो हम पार्टी को यहाँ नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, आप टिकट मांगो, आप पार्टी के साथ रहे, लेकिन ये मत कहो कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम आजाद लड़ेंगे, हम इसके टंगड़े में आ जाएंगे, हम उसके टंगड़ी में आ जाएंगे। आप पार्टी के जिम्मेदार है, आप पार्टी के साथ रहे हमेशा, तो पार्टी की हमदर्दी होना चाहिए। और अगर करना है तो खुली मुखालफत करोगे, छूट छूट के मुखालफत नहीं चाहिए। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस वार्ड में खड़े हैं, यहाँ मरूम शेख रशीद साहब बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। जो वार्ड में हम खड़े हैं, बहुत सारे अभी मसले मसाइल है, बहुत सारे काम बाकी है। आप हम लोग तो चाहेंगे अगर आप लोग चुन के भी उसके बाद भी हमारी जरूरत पड़ी तो हम लोग आपके साथ रहें, क्योंकि आवाम का काम होना चाहिए, ये हमारा मकसद रहेगा। अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग जब कारपोरेटर थे 5 साल हमको मिला, अभी 3.5 साल हो गया, कोई कारपोरेटर नहीं है, प्रशासक राज है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन यह मसला है जो हमारी आवाम भोली वाली है, कुछ लोग हमारे अंदरूनी से दुश्मन है, मुखालफिन अंदरूनी साथ हमारे रहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस्लाम पार्टी के जो मानने वाले उनका जहन कैसे भटके। अभी भी वो बोलते कारपोरेटर। अरे पहले समझो, लोगों को पब्लिक को ये बताओ कि 3.5 साल हो गए, अभी कोई कारपोरेटर नहीं है, प्रशासक राज है। अभी हमारे पूरे शहर में आज कोई मेंबर अगर ये बोलता है, कोई कारपोरेटर अगर ये बोलता है कि मैं ये करवा रहा, मैं वो करवा रहा, मैंने ऐसा किया वैसा किया, नहीं,
ये सब पहले का बजट काम पास कराया हुआ है। आज से 2 साल 3 साल पहले, 3 साल पहले जब हमारी मियाद थी, उसके 2-3 महीने बाद भी हम लोग काम पास करवाते थे। वो काम पास हुए तो वो हुए। तो मेरे बोलने का मतलब जो है कि आज वार्ड नंबर 8 जो पहले का 7 था, यहाँ पर हम लोग आज मीटिंग लिए तो हमको अज्जुल हसन वाले की वालदा से लेडीज टिकट की हमने ख्वाहिश जाहिर की है। इनको टिकट मिलना चाहिए। पार्टी के जिम्मेदार और हमारे लीडर शेख आसिफ साहब से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि एक बार मौका मिलना चाहिए। लोग बोलते हमने कुर्बानी दी है, लेकिन इनके भी घराने से, इनके भी खानदान से बहुत सारी कुर्बानी है। इनकी भी कुर्बानी है पार्टी के लिए। शेख रशीद साहब के टाइम से और भी लोगों की कुर्बानी मांग रहे टिकट। अगर लगता है आगे लोगों के काम होंगे तो उनको भी टिकट मिलना चाहिए, लेकिन हम उस स्टेज पे नहीं जाएंगे। मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा। जो अगर ये बोलता है कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम आजाद लड़ेंगे। हम ऐसे स्टेज पे टिकट मिलने के बाद भी न्याय आज उस स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे। जो काम पार्टी के साथ बुरे वक्त में जो काम नहीं देगा, साथ नहीं देगा, हम उसके अच्छे वक्त में साथ देने वाले न्याय हाजिर नहीं है। अच्छे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जो पार्टी के वफादार है, जो काम कर सकते हैं पार्टी के लिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म कर सकता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार और मशवरती मीटिंग के सदर निहाल हाजी साहब और यहाँ पर डाइस पर बैठे हुए तमाम ही कुसुम्बा रोड, सलीम नगर, निहाल नगर और मुकम्मल कुसुम्बा रोड के तमाम ही जिम्मेदारान, ओहदेदारान, कारपोरेटर हजरात और यहाँ पर आए हुए तमाम ही मेरे दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरवकार मीटिंग में हमारे आने का मकसद, हमारे जमा होने का मकसद और इस मीटिंग के अगराज व मकासिद मुझसे पहले आए हुए तमाम मुकर्रीरीन ने आपको बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर खुद ही लेट पहुंचा हूँ। इसके लिए मुख्तसरन अपनी कुछ बातें आपके सामने रख के आपसे विदा लूंगा। इलेक्शन आ चुके हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन अनकरीब होने वाले हैं और हमारे सामने हमारे अपने शहर के हालात है कि हमारा शहर किस तरफ जा रहा है। आप देखिए, हमारे शहर को फिरका परस्त बुरी नजरों से देखते हुए एक अलग अंदाज से टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, जिसमें एसआईटी के मसले हैं और उसके अलावा कभी लॉ जिहाद के मामले पर, कभी फेक करेंसी के नाम पर, कभी ईडी के नाम पर, तो कभी दहशतगर्दी के नाम तक हमारे शहर से इसके तारों को जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 7 साल के बाद इलेक्शन कारपोरेशन के होने जा रहे हैं। ऐसे में सही कारकर्दगी कारपोरेशन के कमिश्नर की ना होने की वजह से और हमारे शहर के एमएलए की अपनी जिम्मेदारी को ना समझने की वजह से, उसकी अपनी नाअहली की वजह से हमारा शहर बुरी तरीके से खस्ता हाली का शिकार है। एक तरफ हम बाहरी दुश्मन से परेशान हैं जो हमें फिरका परस्ती के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने शहर में हमारी जो लीडरशिप है, जो एमएलए की शक्ल में हमारे साथ में है, जो हमारा साथ देना चाहिए, शहर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए, वो मुकम्मल तरीके से शहर के मंसूबी और तरक्याती काम में मुकम्मल तौर से फेल हो चुकी है। ऐसे में कारपोरेशन इलेक्शन बहुत ही ज्यादा तवज्जो का मरकज बन जाता है, क्योंकि अगर कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर सही नुमाइंदे चुनकर नहीं गई, सही काम करने वाले लोगों को अक्सरियत नहीं मिली, सही काम करने वाली लीडरशिप अगर कारपोरेशन के ऊपर काबिज नहीं हुई, तो आप समझ लो कि आने वाले 5 साल तक कोई इलेक्शन होने वाले नहीं है और शहर के हाल बद से बदतर हो जाने वाले हैं। इसीलिए हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अज्जू भाई लस्सन वाले ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर करने के लिए हमें यहाँ पर जमा किया है। अज्जू भाई लस्सन वाले वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।
एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छा नाम है। ऐसे लोगों को सियासी मैदान में आगे आना चाहिए। सियासी फील्ड पर जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, अज्जू भाई और हमने मिलकर साथ में काम किया। हमारी पार्टी इस्लाम हुई तब हम साथ में रहे। पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के लिए जो भी मंसूबाबंदी करने के लिए हम हर तरीके से आगे रहे। ऐसे में जब खिदमत है, सियासी बैकग्राउंड है और हमारे पास में माशी इस्तेहकाम है, हम मजबूत है, तो ऐसे में उम्मीदवारी अच्छे कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अज्जू भाई का हक है, वो उम्मीदवारी मांग रहे हैं और अगर उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी तो ये वार्ड के लिए, वार्ड के तरक्कियाती कामों के लिए एक अच्छा काम होगा, एक अच्छा कदम होगा। ऐसी हमारी सोच है। इसलिए आज इस प्रोग्राम में हमने भी शिरकत की और मुकम्मल तौर से अज्जू भाई ने जो ख्वाहिश जाहिर की है, हम उसे अपने पर्सनल सियासी प्लेटफॉर्म से भी और समाजी प्लेटफॉर्म से भी उसका सपोर्ट करते हैं, उसकी ताईद और हिमायत करते हैं। बस इन्हीं चुनिंदा बातों के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जिंदा लोग हैं अज्जू भाई। ये जो आप लोग जमा हुए हैं, इसकी वजह यही है कि आदमी का खुलूस रहता है ना, तो इतनी भीड़ होती है। मोहब्बत नहीं आए ना तुम लोग, एकदम दिल से बोलो। हाँ, क्योंकि मैं भी ना मुंह से बोल बोल के थक गया हूं। मैं एक शेर, मेरे अभी हफ्ता भर से सब बुजुर्ग ही बैठे हैं, तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर मैं बहुत सुना हफ्ते भर से, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया इधर जाने का नहीं। तो अक्सर बेशतर हम लोग बैठते हैं अल्ताफ जिया साहब, तो ये राहत इंदौरी साहब कहाँ से बोले थे? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ दीनी लोग भी, वो भी जानते हैं कि हदीस में ये हवाला है कि दुनिया बड़ी खूबसूरती से बुलाएगी मगर जाना नहीं, तुम दीन की रस्सी थामे रहना। तो राहत इंदौरी साहब ये शेर वहां से बोले, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया इधर जाने का नहीं। इन्हें मैं इसलिए बताया कि जो कुछ समझ में आ जाए तो बांटो। अज्जू भाई का, मैं इन्हें देवी के मल्ले में आते थे एसपी ऑफिस में, तो बच्चे का मैं 2-3 दफे खुलूस देखा मैं, तो उस पर एक शेर बोलूंगा, जिनके दिल में खुलूस होता है, इन्हें मोहब्बत, जिनके दिल में खुलूस होता है उनके पीछे जुलूस होता है। और मैं एक बात बोलूं, जैसे बहुत से बोलते हैं यार शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया है, हमको ऐसा लगता नहीं कि इंतकाल हो गया है। जिनके किरदार अच्छा हुआ करते हैं ना, उनके इंतकाल नहीं होते, क्योंकि सियासत को अगर सही मानों में सीखना है तो वो उनके अंदर वो सादगी थी कि यार जमीन टच रहो। और वो आदमी जब भी मिलते थे ना शेख रशीद साहब, तो बगैर पैसे का मालदार कर देते थे। वो कैसे करते थे मालूम? और पे पट्टे मजे में, यार भैया तेरे तो अच्छा चल रहा, बस आदमी बहाल हो जाता था, ऐसा लगता था मैं बहुत सेठ हो गया यार, इतना बड़ा आदमी मेरे को। तो सियासत का सबसे पहला ऐसा उसूल है कि यार तुम एकदम जमीन पे रहो, जमीन टच रहो। तो अज्जू भाई के ताल्लुक से दो चार चीज मैं सुना दूंगा मैं, उसके बाद थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। सलीम भाई, तेरा सलीम के मानी तो अकल वाला है, अकल सलीम, बहुत दिल से बोलते हो यार तुम। आज तुम्हारा इंटरव्यू भी देखा मैं, अल्लाह तुमको अच्छा रखे यार। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है कि ये अच्छा आदमी है तो अच्छे के पास रहेगा, क्योंकि कोई, हाँ नहीं, एक हदीस है कि अल्लाह सच्चे ईमानदार आदमी को, मुनाफिक को दूर कर देता है। तो जो अच्छे लोग रहेंगे यार, जितने ख्वाहिशमंद आइंदा के भी हैं, सभी अच्छे हैं। एक मुकर्रिर ने बड़ी अच्छी बात बोली, यार किसी की बुराई मत करो, सब अच्छे हैं, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लड़ेंगे तो फिर गिर पड़ेंगे कि तो तुम्हारा इत्तेहाद ही तुमको जिताएगा, क्योंकि सामने वाले पूरी तैयारी कर चुके हैं, वो मशीन से तैयारी कर चुके हैं, फिरका परस्तों से यारी कर चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, वो मशीन से तैयारी कर चुके हैं, फिरका परस्तों से यारी कर चुके हैं। तो अपने को सब देखने का कि वोट कहाँ जा रही, वोट किधर जाएगी। अगर वोट वाकई अपने को देना है तो ऐसा भी पंडाल बनाए कि वोट कहीं भी डाले, एक ही मशीन में जाएंगे, तुम्हारी वोट जाए होने वाली है, तो उसका भी ख्याल रखना है। आएंगे, बिरादरी बात करेंगे, मसलक पे ही बात करेंगे, बहुत सारे फंडे होंगे, क्योंकि सबको ना बड़ा बड़ा एडवांस मिल चुका है, इसका भी ख्याल रखना है। अरे मेरे एरिया से तो जलील ज्यादा खड़े हो रहे हैं, अगर तुम्हारे देवी के मल्ले में भी तुम्हारे अहबाब हो तो खाली ऐसा नहीं कि यार अपने गांव में जो अज्जू खड़ा हुआ है इस्लाम पार्टी से, अपने गांव में जितने लोग खड़े होंगे आसिफ भाई के, तो सबका ख्याल रखना है। अपने को ऐसा लग रहा है कि अपने को टिकट मिल जाए, मगर तुम देखो कभी आसिफ भाई की परेशानी को,
वो अभी मैं उनका इंटरव्यू देखा था कि यार सबको बराबर टिकट मिलेगा, कोई आपस में लड़ो मत, हमको समझता है बेहतर। तो अपने को उनकी भी परेशानी को समझने का है। क्या वो एक अगर अपने को दे दिया जाए गांव, अपने को तो एक वार्ड संभालने का है, उनको पूरा गांव संभालने का है। तो जितने भी ख्वाहिशमंद है, मेरे को बीच में खबर लगी थी कि यार अज्जू भाई वादा किए थे कि यार मेरे को टिकट मिला तो तुम सपोर्ट करना, तुमको टिकट मिला तो मैं सपोर्ट करूंगा। सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि मैं पुराने लोगों से सुना एक बहुत बेहतरीन कहावत है कि एक आदमी के 7 लड़के थे, तो बाप ने बुलाया, बोले इधर आओ, बोले ये एक लकड़ी उठाओ, बेटे को बोले इसको तोड़ डाले हो। तो बोले बेटा टूट गई ना, बोले हाँ, तो तुम्हारी ना इत्तेफाकी तुमको तोड़ डालेंगे। तो बाप ने ना 7 लकड़ी एक साथ बांधा और 7 बेटों को दिया, बोले सब मिलके तोड़ो, सब मिलके नहीं तोड़ पाए। तो ये मिसाल बताने का मतलब ये, जितने भी ख्वाहिशमंद है हमारे, जितना भी नाम मैं सुना सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। और अज्जू का तो यार एकदम कमाल है कि यार वो आदमी इतना बेहतरीन है, आप लोग जो जमा हुए समझ में आ जाता है। तो अज्जू भाई के लिए तुम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने को सिर्फ अपने वार्ड में पूरे गांव के लिए कोशिश करना है। अपने गांव में जहां जहां अपनी सीट खड़ी होंगी, अपने ताल्लुक के रिश्तेदार, भाई भतीजे भांजे, सबके लिए बोलना है कि यार नहीं यार अपनी पार्टी आए। अभी मेरे को रास्ते में एक आदमी मिला, बोले यार तुम लोग को तो म्युनिसिपैलिटी दरवाजा भी नहीं देखने देंगे, लोगों के इतने बड़े बड़े दावे रहते, दावे मत करो। एक दफे दावे में मुफ्ती साहब किए थे मच्छी बाजार में, आसमान पे फैसले हो गए, टिकट तय हो गए और टिकट कैंसिल हो गया तो हार गए थे। तो अल्लाह हर दौर में बताता है बड़े बड़े लोगों को, फैसला मत करो, तुम जमीन टच रहो, सबसे मिलते जुलते रहो, हर दरवाजा जाओ, खुलूस से रहो। रशीद साहब को तुम याद करेंगे ना, इलेक्शन समझ में आ जाए। ये ऐसी शख्सियत हर पल इलेक्शन लड़ते थे। यार तू उसका पोता है ना, तू उसका लड़का है ना, माँ में पहचाना तेरे अब्बा वो काम करते थे। ये है सियासत। वर्कर सिर्फ 2 लफ्जों का भूखा है, पैसे का नहीं। वो पैसा तो कहीं से भी ले आएगा। तो रशीद साहब भी ये बात थी कि यार ये आदमी को क्या लग रहा, हाँ यार चलते फिरते यार कोई भी चर्ची को ऐसे 500 दे देते थे, नजर से भाप लेते थे, ये कौन सी जरूरत से आया। वो आदमी आने वाले इलेक्शन में 20 को लेके आता था। ये इलेक्शन बहुत अलग चीज है। इन्हें मैं जो जितना देखा हूँ, बाकी सब हमारे बुजुर्ग और बेहतर जानते। और मैं दिल से दुआ करूंगा जितने ख्वाहिशमंद है सबकी अल्लाह मुराद पूरी करे, आमीन। कुछ शेर सुना दूं मैं आपको, जलील भाई। ये जो भोली जनता का माल है, ये जो भोली जनता का माल है, कमाल है, फकत आपको ही हलाल है, कमाल है। ये जो भोली जनता का माल है, कमाल है, फकत आपको ही हलाल है, कमाल है। और एक मतलब मेरे को नाम बताने की जरूरत नहीं, एक शेर ये किसके ऊपर बोल रहा हूं मैं। बनते ही रहनुमा फरामोश हो गए, बनते ही रहनुमा फरामोश हो गए, दिल्ली पहुंच के मुल्ला भी खामोश हो गए। मेरे को 8-10 साल हुआ, मरहूम पप्पू अनौंसर साहब को मैं एक शेर दिया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो अक्सर बोलते थे, वो मजहबी तकरीरों से क़यादत में आ गए, वो मजहबी तकरीरों से क़यादत में आ गए। जंगल में नागमणि नहीं मिला तो सियासत में आ गए। एक मतलब चंद शेर, दुनिया में सरदारी बहुत चलती है तो उसके ऊपर मैं शेर सुना रहा हूं कि इसका उसका माल दबा रहे, इसका उसका माल दबा रहे, क्या कर रहे सरदार, इसका उसका माल दबा रहे, क्या कर रहे सरदार, शादी बोल के भाती खा रहे, क्या कर रहे सरदार, सबके सामने दे रहे। नहीं, अच्छी आदत अल्लाह बरकरार रखे उनको। हाँ, और ऐसे अज्जू भाई धीरे धीरे देंगे, इकट्ठा दे तो खत्म करो, क्या बार बार उठेंगे वो। इसका उसका माल दबा रहे, क्या कर रहे सरदार, शादी बोल के भाती खा रहे, क्या कर रहे सरदार। मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर पक्का अपने घर को बना रहे, क्या कर रहे सरदार, पक्का अपने घर को बना रहे, क्या कर रहे सरदार। बेन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना, बेन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना। हज करने तुम फिर से जा रहे, क्या कर रहे सरदार, हज करने तुम फिर से जा रहे। हाँ, पहले ही बोल दिया नजराना, इन्हें कुछ बोलना मत। अरे मैं बुरा नहीं मानूंगा भाई, बहुत ढेर भी दे दिया तुम।
बहन तुम्हारी इच्छा मंगनी तुमसे सही है ना, आज करने तुम फिर से जा रहे, क्या कर रहे सरदार। और कादिर भाई खैरियत? यार मैं अभी देखा, मेरे क्लासमेट है वो, जितने मेरे साथ पढ़े ना सब अच्छे लोग हैं ना, अच्छे ना कादिर भाई। बहन तुम्हारी इच्छा मंगनी तुमसे सही है ना, आज करने तुम फिर से जा रहे, क्या कर रहे सरदार। मल्ले खल्ले हीरो होंडा साहब है फिर भी तुम, मल्ले खल्ले हीरो होंडा साहब है फिर भी तुम पीला राशन कार्ड बना रहे, क्या कर रहे सरदार। पीला राशन कार्ड बना रहे, क्या कर रहे सरदार। अरे उधर से कि इधर से, हाँ उधर से आवाज नहीं। जब से मैं दूर रखता हूँ तो मेरे को घर वाले बोलते मुंह दूर ही रखा था, तो मुंह दूर रखता मैं, हम मुंह बचाने का वो वैसे धंधा चलता अपना। राज इंदौरी साहब को हम लोग बहुत सुने, उनका एक शेर था कि हर नेवाले पे खुदा के नाम को याद रख आबाद रख, हर नेवाले पे खुदा के नाम को याद रख आबाद रख। बरकतें नाराज हो जाती है दस्तरखान से ईमान से, बरकतें नाराज हो जाती है दस्तरखान से ईमान से। तो उस पर मैंने कुछ शायरी लिखी थी, कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से ईमान से, कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से ईमान से। मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से ईमान से, मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से ईमान से। फायदा इतना हुआ खुद के दस्तरखान से ईमान से, फायदा इतना हुआ खुद के दस्तरखान से ईमान से। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से ईमान से। अज्जू भाई को भी दावत दूंगा, आएंगे ना अज्जू भाई? हाँ कबूल। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से ईमान से। जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, डर जरा सा भी नहीं लगता अब शैतान से ईमान से, डर जरा सा भी नहीं लगता अब शैतान से ईमान से। और ये शेर बुजुर्गों की नजर कर दूं मैं, रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं खोला नहीं, रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं खोला नहीं। कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से ईमान से, कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से ईमान से। तो जितने लोग बैठे हैं भाई, अज्जू भाई उस लायक है ना कि जब अपन काम बोलेंगे काम करेंगे, करेंगे ना, तुम्हारा यकीन है ना। बस यही अच्छा ही है कि अब जब उसको बोलेंगे भैया इधर आ जाएंगे। तो कारपोरेटर ऐसे ही रहना चाहिए नेता। क्या लिखा है देखो, चश्मा लगाना तो जल्दी हट जाए। चलो बाकी और लोगों को बोलना है, वक्त कम है, इसके बाद खाने का भी नज़्म है, ये मेरे को ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सदर साहब हाजी निहाल बर्तनवाला साहब और मीटिंग के ऑर्गेनाइजर अज्जू लस्सनवाला साहब और मंच पर तशरीफ फरमा तमाम ही जिम्मेदारान बुजुर्गान मोहतरम और अजीज दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉरपोरेशन इलेक्शन अनकरीब है और ये इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है। माजी में हमारे लीडर साबिक आमदार आसिफ शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन से ज्यादा अहमियत रखने वाला इलेक्शन। दरअसल में इलेक्शन हम जिसे वोट देते हैं और जिसे हम चुन करके भेजते हैं, वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हम जिसे चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हो, या असेंबली के इलेक्शन के अंदर हम जिसे चुन करके अगर विधायक या आमदार बना रहे हैं, या कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर हम जिसे वोट दे करके कॉर्पोरेटर या नगर सेवक बना रहे हैं, तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये आदमी हमारे काम करने के अहल है और यह आदमी हमारी जिम्मेदारी अपने कांधों के ऊपर लेकर के चल सकता है। और जो आदमी एमएलए बनता है, खासदार बनता है, कॉर्पोरेटर बनता है, तो जितने उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जितना उसका मतदार संघ है, जितना उसका वार्ड है, वो तमाम वार्ड के लोगों का एक मुख्य होता है। उनकी जो भी जरूरियात होती है
जो भी उनकी समस्या होती है वो उनकी आवाज बन करके उनकी आवाज हुकूमत तक के और हॉल के अंदर, हाउस के अंदर सरकारी आला ओहदेदारान तक के पहुंचाता है, उनकी आवाज बन करके। अभी गुज़िश्ता जुमा डायमंड लॉन्च के अंदर मरहूम शेख रशीद साहब के इंतकाल को 4 दिसंबर को 2 साल मुकम्मल हुआ। वहां पर उनके नाम से किताब का इजरा किया गया, खादिमे खल्क किताब। खादिमे खल्क का मतलब होता है, खादिम का मतलब होता है खिदमत करने वाला, और खल्क ये मखलूक, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वाला। यहाँ जो लोग खड़े थोड़ा खामोश खड़े रहो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वाला। आज ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक जुमला सुना होगा कि इबादत से खुदा मिलता, इबादत से जन्नत मिलती और खिदमत से खुदा मिलता। इबादत से जन्नत मिलती और खिदमत से खुदा मिलता। किसी शायर का एक शेर था कि सजदे के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदे के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। आज हम अगर अवाम की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे तो उसके बदले में अल्लाह खुद इनाम देने के लिए आता है। मरहूम शेख रशीद साहब का यहाँ पर अभी तस्करा हुआ। एक ऐसी शख्सियत थी कि उनके मुआफिकीन भी और उनके मुखालिफिन भी, उनके मानने वाले भी और उनके गैर मानने वाले भी इस बात का इतराफ करते हैं कि यह आदमी गरीबों के लिए हमसाया था। ये गरीबों के सर के ऊपर दस्त शफकत रखने वाला था। ये बेआसराओं का सहारा बन करके खड़े होने वाला था। रिज़्क़ अश्क फराहम बहम किया जाए, हमारी आंख पे रहमो करम किया जाए। वो इतना ढेर हंसी था कि हम पे वाजिब है तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। आज लोगों की खिदमत करने से लिए अल्लाह ने हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के हक, और हुकूकुल इबाद का मतलब होता है कि उसके बंदों के हक। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिमे दीन, मुफस्सिरे कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, वो सफर हज पर जा रहे थे। उस जमाने में इतने वसाइल नहीं थे, लोग ऊंट पर और खच्चरों पर हज का सफर किया करते थे। वो सफर हज पर जा रहे थे। अब रास्ते में एक जगह जहां पर उनका काफिला रुका तो उन्होंने देखा कि एक कूड़ादान है जहां पर अतराफ की बस्ती के लोग अपना कचरा ला करके जमा फेंकते। उससे कुछ दूरी के ऊपर इनका काफिला रुका था। इन्होंने देखा कि एक खातून अपनी 3 नौजवान बच्चियों के साथ वो कूड़ादान के ऊपर आई और मरी हुई मुर्गी उठा करके एक घर के अंदर चली गई। इन्होंने ये माजरा देखा। ये हज पर जा रहे थे और हज फर्ज है। 5 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, 5 इस्लाम के अरकान में से एक हज है जो हर मुसलमान साहब इस्तिताअत के ऊपर फर्ज है। इन्होंने वो खातून का पीछा किया और जिस घर के अंदर वो गई, इन्होंने वो घर को दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अंदर से आवाज आई, क्या काम है? इन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आपने मरी हुई मुर्गी उठा करके लेकर के गए। अंदर से आवाज आई कि हाँ, हम भूखे हैं, हमने खाने के लिए मरी हुई मुर्गी उठा करके लाई। इन्होंने कहा कि मुर्दा जानवर तो हराम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में। अंदर से आवाज आई कि हम इतने दिन से हम भूखे हैं, अब भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती, अब ये मुर्दा जानवर हमारे ऊपर हलाल हो चुका है।
इन्होंने अपने सफर हज का जितना सामान, जितना पैसा साथ में लेकर के निकले थे, इन्होंने पूरा का पूरा पैसा और सामान वो खातून के दरवाजे के ऊपर रख दिया और कहा कि मैं आपका भाई हूँ, आप सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपका भाई हूँ, अपने भाई का हदिया और तोहफा समझ करके ये सामान आप कबूल कर लो। और उनके साथियों से कहा कि आप लोग अपने हज का सफर जारी रखो, मैं हज पर नहीं आऊंगा। अभी यहाँ पर हज की फर्जियत से ज्यादा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की जरूरत है। हज आइंदा साल कर लूंगा। इन्होंने अपना हज का सफर मुलतवी कर दिया और वापस हो गए। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब्दुल्ला, तुम्हारा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने ये फैसला किया है कि हर साल कयामत तक के तुम्हारी शक्ल पे एक फरिश्ता आसमान से उतरेगा और वो तुम्हारी तरफ से हज करेगा और वो हज का सवाब तुमको मिलेगा। ये उन लोगों के लिए खामोश पैगाम है जो 1,10,000 ऑटो से चुन करके आए हैं और शहर के मुखिया बन करके बैठे हैं और 50 उम्रा कर लेने के बाद भी आज भी शहर मुसीबत के अंदर है। शहर की माए और बहनें नासिक सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। शहर के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं और आज भी वो उम्रा के ऊपर गए और बेशर्मी और धड़ल्ले से ये कहते हैं कि हम तो अपनी आखिरत और अपने घर वालों की आखिरत के लिए सफर उम्रा पर गए थे। आपको ये बात समझना है कि गरीबों का हमदर्द शहर के अंदर कौन है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन करीब है और जितने मसाइल होते हैं, तमाम मसाइल आम इंसान के, आम नागरिक के, वो कॉर्पोरेशन से जुड़े होते हैं। आज फिरका परस्ती सर चढ़ करके बोल रही है। गली से लेकर के दिल्ली तक के कोई मुसलमानों के लिए बोलने वाला नहीं है। फिरका परस्ती सर चढ़ करके बोल रही है और इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब ये हमारे दरवाजे का छोड़ो, हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इसलिए इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जुल्म के खिलाफ अगर आप खामोश रहोगे तो भी ये जालिम के मदद करने के मुतरादिफ है। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का इलेक्शन है। ये जज्बात में आने का और बटने का और मुंतशिर होने का इलेक्शन नहीं है। हम सबको एक साथ एकता और इत्तेहाद दिखा करके कॉर्पोरेशन के ऊपर हमें कब्जा करना है। अगर कॉर्पोरेशन के ऊपर हमारा मेयर नहीं बैठेगा तो आप सोच लीजिए, मालेगांव के अंदर एक वाकया हो चुका लब्बैक होटल के पीछे, पूरी की पूरी बस्ती जीसीबी लगा करके उखाड़ दी गई। पूरी की पूरी बस्ती जीसीबी लगा करके उखाड़ दी गई। आप अंदाजा करिए हम कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी सतह और गरीबी सतह से नीचे दर्जे में ताल्लुक रखने वाले हैं। लोग रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। किसी के घर में एक कमाने वाला होता है और 4 से 5 खाने वाले होते हैं। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बेटियां होती है, कोई करने वाला नहीं होता है। घर का किराया होता है। किस दर्जे के अंदर कसम कुर्सी के आलम के अंदर वो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करते हैं और ऐसा पैसा जोड़ करके गरीब आदमी प्लाट लेकर के अगर वो अपना घर पतरे का बांधता है तो ये जालिम बिल्डोजर उसके घरों के ऊपर दनदनाते हुए चला दिए जाते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, जालिम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। हमें ये बात सोचना है। अभी एक बस्ती का दुख हमारी आंखों से उसका गम नहीं मिटा था, दूसरी बस्ती के लिए बिल्डोजर तैयार खड़ा है फिरका परस्तों। कौन है बोलने वाला? आज ये शहर में अगर आपको 1,10,000
दे करके ईवान असेंबली के अंदर भेजा है, अगर आपको आंडार बनाया है और बस्ती के ऊपर अगर मुसीबत आती है तो आप ये कहेंगे कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो मेरी मेंबरी चली जाएंगी, मेरी कुर्सी चली जाएंगी। तो आप मेंबरी संभाल के बैठे रहेंगे, कुर्सी ना चली जाए ये डर से अगर आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो गरीबों के लिए बोलेगा कौन इनकी आवाज बनेगा? इनकी आवाज कौन बनेगा? आज जन्म दाखिले का मामला आप देख लीजिए, छोटी छोटी मामूली गलती की वजह से लोगों को उठा करके जेलों के अंदर डाल दिया गया। 11 महीने 1 साल के करीब का अरसा हो चुका है। हमने देखा इसी इलाके के अंदर के ऊपर एक इल्जाम लगा था और इल्जाम नहीं लगा था, इल्जाम लगाया गया था। शायद आप लोग तो कभी वो सालिहा भूल नहीं पाएंगे 12 नवंबर के मामले के अंदर, जबकि वो सिर्फ मालेगांव का मसला नहीं था, महाराष्ट्र के कई शहर उसकी लपेट के अंदर आए थे। लेकिन आप हर जगह की मालूमात ले लो, ऐसा कहीं पर नहीं हुआ कि अंधाधुंध नौजवानों को उठा करके जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और 11-11 महीने वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहे। उसके बाद आप रिहा कर देते हो। मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, आपको शायद याद नहीं होगा, आमदार साहब ने, जो अभी मौजूदा आमदार साहब है, उन्होंने ईदगाह के मेंबर से ये बात कही थी कि मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर जितने लोगों को पुलिस ने उठा करके जेल के अंदर डाला है सब बेकसूर नहीं है। और 10 साल वो लोग जेल के अंदर सड़े, 11वें साल में पुलिस ने उनको बाइज्जत बरी किया। मालेगांव बम ब्लास्ट 12 नवंबर के मामले के अंदर आपने कहा कि वहां पर पत्थर ला करके डाले गए थे, नौजवानों को उकसाया और भड़काया गया था। हम सब यहाँ समाज से ताल्लुक रखते हैं, इंसान समाजी जानवर है, हमारी रिश्तेदारियां होती है, बहन और बेटियां होती है। घर का एक नौजवान अगर बगैर कोई गलती किए बेकसूर भी अगर जेल के अंदर चला जाए, उसके माथे के ऊपर का कलंक उसको कब्र में साथ में लेकर के जाता है। जो कलंक उसके माथे के ऊपर लग जाता है और जो समाज उसको बार बार ताना देता है, बहन बेटियों के रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं, के रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं। आपको ये इल्जाम लगाने से पहले ये बात सोचना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे आज ये लफ्ज बोलने की वजह से पुलिस उसको पुलिस टारगेट करके वो जुमले को पकड़ करके पुलिस कितने लोगों को जेल में डाल देंगी और उनकी आगे की निजी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और अगर नहीं वो मामले में अच्छा बोलना है तो आप बुरा भी तो मत बोला करिए, खामोश रहा करिए। तेरी जुबान से तेरा जहले क्यों बोलता है, बात करनी नहीं आती है तो क्यों बोलता है, आप खामोश रहा करिए ना। अभी जन्म दाखिले का मामला आप देख लीजिए, आज 1 साल हो गया आपको आमदार बने हुए, 1 साल के अंदर मालेगांव के अंदर क्या क्या मुसीबत नहीं आई है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जन्म दाखिले के मामले के अंदर आपने अभी तक के कुछ नहीं बोला और आप मीटिंगों पर मीटिंगें ले रहे हो इलेक्शन के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए, आवाम से वोट मांगने के लिए। ये आवाम, ये गरीबों का कितना इस्तेहसाल करोगे आपके पास मुंह नहीं होना चाहिए था किसी वार्ड में जाकर के अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए, लेकिन आप धरने से निकल रहे हो अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए। आप लोगों को सोचना है। अभी यहाँ पर अज्जू भाई लस्सन वाले ने उम्मीदवारी की ख्वाहिशमंदी जाहिर की। देखिए, ये हर पार्टी के उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे हैं, पार्टी के लीडर ने कहा है कि इनका हक है टिकट मांगना, ये मांग सकते हैं, इनका हक है। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं
जो रब से नहीं मांगते वो सबसे मांगते हैं। वो मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम तो हमारा हक भी अदब से मांगते हैं। आज अब्दुल अहसन वाला ने टिकट की ख्वाहिशमंदी जाहिर की, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, ये उनका हक है टिकट मांगना। पार्टी पॉलिसी ये है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाई जाएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड सर्वे करेंगी और वो सर्वे रिपोर्ट पार्टी के जो शहरी अध्यक्ष है और जो कौमी अध्यक्ष है उनके पास रिपोर्ट पेश की जाएगी और तमाम तर बायोलॉजिकल तमाम तर जो उसूल और जवाबित है, बायलॉज है, उनको मद्देनजर रखते हुए पार्टी किसी उम्मीदवार को टिकट देंगे। लेकिन अभी मैंने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू की इस बात से शुरू की है कि ये इलेक्शन बहुत अहमियत का इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर अगर कभी हम बटे, इस इलेक्शन के अंदर अगर कभी हम बटे तो आप सोचिए, अगर अभी इलेक्शन से पहले प्रशासक राज के अंदर अगर ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है कि हमारी माएं और बहनें जेल के अंदर है, हमारे नौजवान जेल के अंदर है, तो तमाम मसाइल मैंने बताया कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, कितनी मुसीबत और कितनी आफत आ जाए। अगर हमारा मेयर बैठेगा, फिरका परस्तों की मजाल नहीं है ये शहर की तरफ नजर उठा करके देख सके। आप लोगों को बहुत सोच समझ करके आइंदा कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर पार्टी जिस उम्मीदवार को टिकट देंगी, इस्लाम पार्टी, उस उम्मीदवार के साथ आपको रह करके उसको भारी अक्सरियत से कामयाब करना है और इंशाअल्लाह ये कोशिश करनी है कि हमारे में एकता रहे, इत्तेहाद रहे, फूट ना हो, दहाड़ ना हो और कॉर्पोरेशन के ऊपर हमारा मेयर बैठे। इंशाअल्लाह तमाम शहरी मसाइल आसिफ शेख रशीद साहब अगर कॉर्पोरेशन के ऊपर उनका मेयर बैठता है तो तमाम शहरी मसाइल को बहुस्न खूबी अंजाम पूरा अंजाम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।